मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे कि क्या प्रबंध पेशा है अथवा नहीं है। तो ये देखने के लिए कि प्रबंध पेशा है अथवा नहीं है, तो इसके लिए पहले देखना होगा कि पेशे की या प्रोफेशन की क्या विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध पेशा है अथवा नहीं है। तो इसमें सामान्य रूप से अपन देखें तो एक पेशा एक वह कार्य होता है जिसका एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, निश्चित प्रमापों का उपयोग किया जाता है और निश्चित संस्था द्वारा प्राप्त जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेशे का पालन करने वाला व्यक्ति है वो एक निश्चित आचार संहिता का पालन करता है, निश्चित संस्था से जुड़ा हुआ होता है और वो उस व्यवस्थित ज्ञान को पूरा करते हुए अपने सेवा भावना से प्रेरित होकर के उस कार्य को पूरा करता है। तो इस प्रकार से यदि हम पेशे की विशेषताओं को यदि देखें तो उसमें अपन सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें एक फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और उसका एक व्यवस्थित ज्ञान होता है, उसके साथ में कुछ अनुभव का होना भी आवश्यक होता है। केवल व्यवस्थित ज्ञान के साथ में भी उसकी एक नैतिक आचार संहिता होती है और उन कोड ऑफ एथिक्स पर चलकर ही उसे पूरा किया जा सकता है। और इसका निश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवेश करने की भी एक निश्चित विधि होती है कि उस पूरे प्रोसीजर को पार करके ही वो उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर सकता है और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके और वह फिर उस पेशे से जुड़ सकता है। और इस तरह से पेशे के लिए एक जो सेवा भावना के साथ में समाज से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं की जो प्रबंध है वो पेशा है अथवा नहीं है। तो अब ये जो अपन ने इसकी विशेषताएं पढ़ी तो कुछ मायनों में यदि अपन देखें तो प्रबंध में लगता है कि ये सारी विशेषताएं हैं, परंतु दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि प्रबंध में अभी तक ये सारी विशेषताएं उपस्थित नहीं है। तो अब हम इसको दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग है इसका कि मैनेजमेंट नॉट फुली ए प्रोफेशन। तो जब मैनेजमेंट फुली प्रोफेशन नहीं है, फुली प्रोफेशन का मतलब हो गया कि जिसके सिद्धांत पूर्णतः प्रतिपादित है और हर काल परिस्थिति और किसी भी स्थान पर इसको यदि लागू किए जाए तो वो समान रूप से सभी जगह समान रिजल्ट देते हुए लागू होंगे। परंतु प्रबंध के साथ में ऐसा नहीं है। जैसा कि पहले भी अपन ने पढ़ा था कि क्या प्रबंध आर्ट है या साइंस है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रबंध को हम प्योर साइंस के रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके सिद्धांत जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के रिजिड सिद्धांत है, कठोर सिद्धांत है, उस तरह से इसके सिद्धांत इतने कठोर नहीं हैं। तो जब उसके सिद्धांत इतने कठोर नहीं हैं तो इसको अपन विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। और चूँकि सबसे बड़ा कारण है कि प्रबंध की जो लेबोरेटरी है वो पूरा विश्व है और मानव मात्र ही उसका विषय अध्ययन का क्षेत्र है। तो जो मानव की जो मन है वो या उसकी मानव मन है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इसके कारण से चाहे वो टेक्नोलॉजी के आधार पर हो, फैशन के आधार पर हो, जलवायु परिवर्तन के आधार पर हो, राजनीति के आधार पर हो, धार्मिक सामाजिक आस्थाओं के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से वो परिवर्तित होता रहता है। तो उस परिवर्तन के आधार पर उसके एक निश्चित नियम और सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है। तो अब हम इसके संबंध में यदि अपन कुछ तर्क देते हैं तो उसमें आता है कि प्रबंधकीय ज्ञान का अभी तक अपूर्ण विकास है। जैसा कि एक डॉक्टर सर्जरी कर लेता है और निश्चित सिद्धांतों के आधार पर वो सर्जरी करता है, वैसे निश्चित सिद्धांत अभी तक प्रबंध के क्षेत्र में नहीं हुए हैं। और प्रबंध की जो सिद्धांत है उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे उनको सभी देशों में और सभी जो संस्कृति है उनमें समान रूप से उनको अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह से जो प्रबंधकीय शिक्षण और प्रशिक्षण की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अभी तक मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इसी तरह से नैतिक आचार संहिताओं का अभाव है
क्योंकि व्यक्ति अपने फायदे के लिए सभी तरह से भ्रष्टाचार तक भी वो कर लेता है। और इसी तरह से औपचारिक शिक्षा भी अनिवार्य नहीं है। कई क्षेत्रों में अपन देखते हैं कि जिन व्यक्तियों ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी है प्रबंध के क्षेत्र में, फिर भी वो बहुत अच्छे प्रबंधक की श्रेणी में गिने जाता है। तो इस तरह से बिना औपचारिक शिक्षा के भी कोई प्रबंधक बन सकता है। तो फिर औपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी प्रबंधक है, तो इसलिए इसको अपन पूर्णतः प्रोफेशन के रूप में नहीं देख सकते हैं। तो और सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि ग्राहकों को पहचानना सबसे कठिन कार्य है। आज कोई भी डॉक्टर है वो देखता है, कोई इंजीनियर है वो मशीन को देखता है, तो उसको देख करके वो अनुमान लगा सकता है कि इस मशीन में क्या खराबी है, उसको किस तरह से, इसके कौन से पार्ट में खराबी, किस तरह से ठीक करना है। पेशेंट को देख करके डॉक्टर अनुमान लगा सकता है कि इसको कौन सी डिजीज़ है, इसको किस तरह की दवाई देनी है, किस तरह की सर्जरी करनी है। परंतु ग्राहक को देख करके उसको पहचानना, अनुमान लगाना कि ये क्या वास्तव में सामान खरीदना भी चाहता है या नहीं चाहता है, उसे किस प्रकार का सामान चाहिए, वो अभी लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा है, तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना सबसे कठिन काम है। और सबसे बड़ा इसका पॉइंट है कि किसी प्रबंधक की सफलता का मापदंड लाभ माने जाता है। यदि कोई प्रबंधक लाभ सर्वाधिक मात्रा में उससे हो रहा है तो वो कुशल प्रबंधक है, अन्यथा वो कुशल प्रबंधक नहीं है। तो इस तरह से सबसे बड़ा पॉइंट है कि उसको लाभों से जोड़ना ही उसके पेशाकरण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति में सबसे बड़ा बाधक बिंदु है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध अभी तक पूर्णतः पेशा नहीं है। परंतु इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बिकमिंग प्रोफेशन, कि वो पेशा तो नहीं है परंतु पेशेवर प्रवृत्ति की ओर वो अग्रसर होता जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा बन चुका है और वो बनता उसकी तरफ अग्रसर है। तो इसमें अपन सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो व्यवस्थित ज्ञान का जो पॉइंट अपन ने देखा था, तो प्रबंध के क्षेत्र में भी जो सिस्टमेटिक नॉलेज है वो डेवलप होती जा रही है। आप देखिए कि कोई भी MBA कर रहा है, CA, CS, CMA कर रहा है, तो उसका एक निश्चित सिलेबस है, निश्चित संस्था से वो रजिस्टर्ड होता है, निश्चित परीक्षा प्राप्त करता है, निश्चित उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है और विभिन्न एंट्री प्रोसेस और साथ में विभिन्न एग्ज़ाम्स दे करके और प्रैक्टिकल नॉलेज ले करके वो फिर प्रबंधकीय कार्य की ओर अग्रसर होता है। तो इस तरह से प्रबंध में भी व्यवस्थित ज्ञान का विकास हो रहा है, शिक्षण व प्रशिक्षण की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हो रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है, संस्थागत ढांचा डेवलप हो चुका है। तो और इसके साथ में वो जिस संस्था का मेंबर बन जाता है तो उस कंडीशन में उस संस्था के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। और इस तरह से एक सुदृढ़ संपर्क व्यवस्था बन जाती है कि वो जिस संस्था का रजिस्टर्ड सदस्य बना है तो उस संस्था के द्वारा समय समय पर विभिन्न सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस आदि की जाती है और उनके द्वारा उनको जो उनके क्षेत्र के जो लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट जो परिवर्तन है, उनके बारे में जानकारी वगैरह दी जाती है। और जब वो एक संस्था से जुड़ जाता है और एक निश्चित ज्ञान प्राप्त करके फिर कार्य की ओर अग्रसर होता है, तो इस तरह से उनके कार्य करने की उनमें भी एक वैज्ञानिक विधि और प्रमाप विकसित हो जाता है और वो उसी विधि से कार्य करता है। और वर्तमान में अपन देखते हैं कि जो प्रबंधक हैं उनमें सामाजिक व मानवीय संवेदनशीलता विकसित होने लगी है। आज वो जितने भी उपभोक्ता हैं या पर्यावरण हैं उसके प्रति वो बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें पर्यावरण प्रदूषण को प्रदूषित किए बिना अपने उत्पादन को करना है। और आप देखिए कि वर्तमान में ग्रीन एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है कि जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करे ऐसा प्रोसेस अडॉप्ट करता है, ऐसी वस्तु उत्पादित करता है, तो उसको ग्राहक मान्यता प्रदान करता है, उस वस्तु को खरीदना पसंद करता है। तो इस तरह से जो प्रबंधक है वो इसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान बढ़ गया है। इसी तरह से पहले मानव को केवल उत्पादन का साधन समझा जाता था और उनके साथ में मानवीय व्यवहार नहीं होता था। मानव और मशीन
बराबर माने जाते थे, परंतु वर्तमान समय में मानव के साथ मानव जैसा व्यवहार किया जाता है। और वर्तमान समय में जो भी कंपनीज हैं वो अपने यहाँ पर प्रबंधकों को नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हों और वो उन्हीं को प्राथमिकता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से प्रबंध के क्षेत्र में भी ये प्रवृत्ति विकसित होती जा रही है और वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रबंध पेशेकरण की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है और भारत में भी इस तरह की प्रवृत्तियाँ विकसित होती जा रही हैं। और भारत में भी पहले प्रबंध की प्रवृत्तियाँ विकसित नहीं, प्रबंध का पेशेकरण नहीं होने की और प्रवृत्ति विकसित जो थी उसका कारण एक ही था कि स्वामित्व और प्रबंध एक ही हाथों में था और उद्योगों का सीमित विकास हुआ था, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं सीमित थी। इसी प्रकार से पेशेवर प्रबंधकों की गौण भूमिका थी और उनकी सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीनता थी। परंतु वर्तमान समय में अनेक कानून बन चुके हैं, तो उन कानूनों का पालन करने के लिए उनको इस तरह के पेशेवर प्रबंधकों को नियुक्त करने की आवश्यकता हो गई है और वो इसको नियुक्त भी करते हैं। तो इस तरह से भारत में भी हम कह सकते हैं कि CA, CMA, CS, MBA, तो इस तरह की कई मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो कि व्यवस्थित रूप से प्रबंधकीय ज्ञान सभी क्षेत्रों में प्रदान कर रही है और उनके साथ में उनका पूरी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, पूरा एग्ज़ाम का एक प्रोसेस है कि वो उससे पास आउट होकर के ही वो प्रबंधकीय क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। तो और इसी तरह से भारत में भी कई प्रबंध संघों की स्थापना हो गई है और राजकीय उपक्रमों का भी इसमें योगदान रहा है। तो और जो देश के कानून है और उनके द्वारा लोगों में, प्रबंधकों में सामाजिक संवेदनशीलता पैदा हुई है और उसके कारण से उनका सामाजिक जो दायित्व है तो वो अपने उन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए पूर्णतः तत्पर हो गए हैं। और पहले अपन देखते थे कि जितने भी जो उद्योगपति थे तो वो स्वामित्व प्रबंध एक हाथ में होने से वो जो उद्योगपति थे वो ही प्रबंध व्यवस्था मुख्य रूप से देखते थे और वो पुश्तैनी रूप से वो उद्योग उपक्रम स्थापित कर रहे थे। हालांकि उन्हें किसी तरह का पेशेवर ज्ञान नहीं था, परंतु उनकी जो प्रबंध योग्यता थी वो बहुत उत्कृष्ट कैटेगरी की थी। परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि उन्हीं की जो आगे की जो पीढ़ी है वो भी अपनी पीढ़ी को सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त करवा रहे हैं प्रबंध की और उसके बाद में ही उन्हें अपने उद्योगों में काम के लिए उनको सौंप रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भी, हालांकि उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज से, उनको अनुभव से उस कार्य में प्रवीण कर सकता है, परंतु फिर भी वो इसकी आवश्यकता समझ रहे हैं कि उनको भी इस तरह की नॉलेज का होना, ट्रेनिंग होना, डिग्री का लेना आवश्यक है। तो इस तरह से ये एक हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण हो गया है कि वर्तमान में भारत में भी प्रबंध पेशेकरण की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है। थैंक यू।